हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। आज यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पार्ट नंबर 14 तक आ चुके हैं, बाकी सारे पार्ट्स आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। जेएसएससीजीएल 2022 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। पेपर 3 और पेपर 1 से रिलेटेड मैं बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक बार जाके प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, क्या है आपको पता चल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। ओके, कोई भी क्वेरी आता है कमेंट्स में जरूर बताएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आप छोड़ के चले जाएंगे। फिर भी आपका मन नहीं है तो जा सकते हैं। ओके, और हाँ, कल एक बात करना चाहूँगा। कल देखिए मैं बात कर रहा था बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बारे में। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में जब नेट पर सर्च किया तो विकिपीडिया पर हिंदी वर्जन में सर्च कीजिएगा और इंग्लिश वर्जन में, तो दोनों जगह अलग अलग, एक जगह इंटरनेशनल लिखा है, एक जगह डोमेस्टिक लिखा है। तो उसी के चलते डेटा गड़बड़ हो गया था। ओके, तो वहाँ से उसको समझ लीजिएगा। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ओके, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, डेटा इधर गड़बड़ रहता ही है। ओके, अगर कहीं से डाटा अगर गड़बड़ रहा था तो डेटा गड़बड़ आ जाता है आप लोग के पास भी, तो देखिए उसको रेक्टिफाई करके ही आगे चलना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। ओके, डेटा वगैरह इधर उधर गड़बड़ रहता ही है। ओके, तो उसको भी सही करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सही करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, अगर नहीं समझते हैं तो फिर क्रिटिसाइज कीजिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसमें मेरा मतलब कुछ है ही नहीं। गलत दिया होता तो मैं क्या कर सकता हूँ? ओके, गलत दिया था तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए बात करते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और हाँ, आपको यहाँ ज़्यादा समय नहीं दूंगा, 3, 2 और 1 सेकंड का समय मिलता है आपको, 3 सेकंड का। आप लोग आंसर दे दीजिएगा, अदरवाइज मैं आंसर बता दूंगा। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू परमानेंटली मूव द सिलेक्टेड स्लाइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ध्यान दीजिएगा, बात किया जा रहा है कि आपको में कोई टेक्स्ट अगर सेलेक्ट कर लिया आपने कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। ओके, और उसको चाहते हैं कि एक जगह से वहाँ ले जाएं। ओके, और एक जगह से वहाँ ले जा रहे हैं तो यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ परफॉर्म कराने के लिए, इस चीज़ को कराने के लिए आपको जो है से क्या करना होगा बताइए। ओके, तो इसके लिए आपको टाइम मिलता है अब। कंट्रोल पेस्ट, मूव पेस्ट, कट पेस्ट या शिफ्ट ड्रैग। चलिए टाइम अप होता है। इसके लिए आप लोग कट प्लस पेस्ट का यूज करना होगा ना। क्या होगा? कट प्लस पेस्ट का यूज करना होगा। तो यानी कि यहाँ पे देख लीजिएगा क्या यूज होगा, कट प्लस पेस्ट का। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिया हुआ था। ऐसे देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर फाइल कहीं पे सेलेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि फाइल यहाँ ना रहे, डायरेक्ट हमको इस लोकेशन में सेंड कर देना है, तो वहाँ से आप लोग कट प्लस पेस्ट का यूज कीजिएगा। किसका? कट प्लस पेस्ट का। और कट के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं? कट के लिए CTRL प्लस एक्स यूज करते हैं, याद है ना। कंट्रोल प्लस एक्स के लिए कट होगा, और पेस्ट करने के लिए क्या करेगा? CTRL, कंट्रोल प्लस V का यूज कीजिएगा ना, कंट्रोल प्लस V का, तो पेस्ट हो जाएगा। यानी कंट्रोल प्लस एक्स दबाइएगा, एक बार आपका क्या हो जाता है, एक बार कट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस V दबाइएगा पार्टिकुलर लोकेशन में ले जाकर जहाँ पर आपको उसको पेस्ट करना है, तो वहाँ पे कंट्रोल प्लस V दबाइएगा तो वहाँ पे जाकर पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ से फाइल जो है, जो ओरिजिनल लोकेशन था वहाँ से उड़ जाएगा। बात समझ में आया ना? तो यही सारा चीज़ होता है। ओके, तो कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस V पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस P जो होता है प्रिंट के लिए होता है ना, उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों पॉइंट में ना। कंट्रोल प्लस V हम लोग यूज किसके लिए करते हैं? उसके लिए पेस्ट करने के लिए। ओके, कंट्रोल प्लस Z अंडू करने के लिए। ओके, चलिए बहुत सारा चर्चा कर किया हूँ। ओके, जाके बहुत सारा पार्ट्स आप लोग रिवाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके, तो कंट्रोल प्लस पेस्ट आप मतलब सॉरी कट प्लस पेस्ट आपका यूज हो जाएगा ना। मैंने कंट्रोल प्लस एक्स, उसके बाद कंट्रोल प्लस V दबाना होगा। ओके, आदत है ऐसा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज यूज। प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स ना, सेट ऑफ रूल्स होता है, उसको प्रोटोकॉल्स बोला जाता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्टिंग डिवाइसेस, यानी कि जो रिमोट टर्मिनल कनेक्टिंग डिवाइसेस में उसका किसका यूज करते हैं हम लोग? ध्यान दीजिएगा, रिमोट टर्मिनल कनेक्टिंग डिवाइस में हम लोग किसका यूज करते हैं? अभी डायग्राम दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए। RARP, UDP, FTP और टेलनेट। और हाँ, यहाँ पे 9 बजे ना एक लाइव क्लास डेली चलेगा। ओके, मतलब टॉपिक आएगा, सोच रहा हूँ झारखंड वीडियो को रात में कर दूँ। ओके, कैसा रहेगा? झारखंड वीडियो डेली आएगा। ओके, तो उसको मैं सोच रहा हूँ रात को कर दूँ, और सुबह सुबह जो है आप लोग का पेपर 3 से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक में प्रोवाइड कराते रहूँगा। कैसा रहेगा बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और रात में टाइमिंग में बता सकते हैं। पहले अब वीडियो अब डेली आएगा। ओके, तो इसका गारंटी है अब वीडियो डेली आएगा। डेली तो पहले भी आता था, लेकिन टाइम फिक्स नहीं था, अब टाइम फिक्स हो गया, 9 बजे के आसपास आ जाता है। ओके, लगभग आ जाता है। ओके, तो देख लीजिएगा, रिमोट टर्मिनल कनेक्टिंग डिवाइस में किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है बताइए? RARP, UDP, FTP या फिर टेलनेट। ओके, बताइए। टाइम अप। इसका आंसर होगा डी, टेलनेट का हम लोग यूज करते हैं। अब रिमोट टर्मिनल कनेक्टिंग डिवाइस क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे टेलनेट है। ओके, इसमें बहुत सारा डिवाइसेस यहाँ से देख सकते हैं। एक इंटरनेट के थ्रू जो है TCP IP है, डेटा लिंक है, फिजिकल है, टर्मिनल ड्राइवर है, इसमें बहुत सारा चीज़ को लिंक किया हुआ है। तो यहाँ पे टेलनेट जो होता है से यूज होता है। ओके, तो ये टेलनेट सर्वर वगैरह है, TCP ICP, डेटा लिंक, फिजिकल वगैरह देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ऐसे लिंक होता है, तो समझ लीजिएगा इसको टेलनेट का हम लोग यूज करते हैं कि रिमोट टर्मिनल कनेक्ट डिवाइस के लिए। ठीक है, रिमोट टर्मिनल कनेक्ट डिवाइस में अगर एक डिवाइस यहाँ है, एक जो बहुत दूर है,
तो वहाँ से करने के लिए हम लोग टेलनेट का यूज करते हैं ना, किसका, रिमोट टर्मिनल कनेक्टिंग डिवाइस में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो टेलनेट होता है, यानी कि दूर वाला में। ओके, चलिए हो गया टेलनेट। और एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म याद रखिएगा ना, एफटीपी का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म पूछते हैं तो इसको याद रख सकते हैं। ओके, देख लीजिए थोड़ा सा डायग्राम है टेलनेट के लिए, यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है एक रिमोट डिवाइस। तो नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा रहा है कि जस्ट द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, बोला जा रहा है कि कलेक्शन ऑफ नेटवर्क नॉर्मल पूछा जा रहा है आपसे कि जस्ट द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट कैन बी ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड, यानी कि सिर्फ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स उसको क्या कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क को आप लोग क्या कर सकते हैं, समान रूप से नेटवर्क का संग्रह है। ओके, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट या फिर वैन। ओके, बताइए क्या बोलते हैं उसको, टाइम शुरू होता है अब, टाइम अप। उसके लिए देखिए आपको बोला जाता है इंट्रानेट ना, जब समान रूप से नेटवर्क का संग्रह है उसके लिए इंट्रानेट यूज करते हैं। डायग्राम है या देखिए इंटरनेट जो होता है, से मान लेते हैं कि किसी, अगर मान लेते हैं ऑफिस है, कोई ऑफिस है, ओके, उसमें बहुत सारा डिवाइस वगैरह लगा हुआ है, तो नेटवर्क के थ्रू अगर कनेक्टेड है कंप्यूटर, ओके, क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है तो उसको वहाँ पे इंट्रानेट का यूज किया जाता है ना, इंट्रानेट का यूज किया जाता है। ओके, अब दो चीज भी होता है, आप लोग दो टर्म बार में चर्चा करता हूँ, एक होता है इंटरनेट, क्या होता है, एक इंटरनेट होता है और एक इंट्रानेट होता है ना, इंटरनेट और इंट्रानेट। तो इंट्रानेट का मतलब होता है विद इन, मतलब उसी के अंदर, जैसे आप लोग सुने होंगे इंटरनेट, इंटरनेट का मतलब होता है विद इन, अब इसको मतलब होता है आउटसाइड। तो इंटरनेट तो पता है आपको खुला बाजार है, इंटरनेट क्या है, खुला बाजार है, कोई भी आ सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है यहाँ पे। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है। लेकिन इंटरनेट में क्या होता है ना कि प्राइवेट नेटवर्क होता है। ओके ना, प्राइवेट नेटवर्क होता है, वहाँ पे एक ऑफिस में जिसके पास जिसका आईडी वगैरह होगा, ओके, उसे प्रोटेक्टेड होता है। ओके, तो वो इंटरनेट होता है। इंटरनेट तो खुला बाजार है। ओके, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे नेटवर्कों का संग्रह है। तो नॉर्मल टर्म्स आपसे पूछा गया था ना कि नॉर्मल टर्म्स नेटवर्कों का संग्रह क्या होता है, तो वो इंटरनेट होगा। वाइड एरिया नेटवर्क होता है WAN, इस पर क्वेश्चन आएगा ना। चलिए समझिए, इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क बोलते हैं जब बहुत सारा बड़े बड़े कंप्यूटर, वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर जो हैं से कनेक्ट होते हैं आपस में, नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं, उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। ओके, चलिए बाकी भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को किया गया था, और विंड सर्फ जो है से फादर ऑफ इंटरनेट माने जाते हैं। ओके, आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इंट्रानेट ना, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट है इंटरनेट, वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डायग्राम को थ्रू समझा दिया, बहुत सारा देखिए यहाँ कनेक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ज्वाइन वन स्ट्रिंग टेस्ट टू मेनी स्ट्रिंग टेस्ट इन MS Excel। MS Excel पता है आपको, ठीक है, एक आप लोग डेटा वगैरह को, डेटा प्रोसेसिंग वगैरह आप लोग करते हैं इसमें। ओके, बहुत सारा डेटा वगैरह को पता है ना। तो MS Excel पता है इसके किसका है, MS Excel जो है से माइक्रोसॉफ्ट का है। ओके, और ये जो है से आपको MS ऑफिस के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कीजिएगा तो बहुत सारा मिल जाएगा। ओके, MS Excel मिल जाएगा, MS वर्ड मिल जाएगा, पावर पॉइंट मिल जाएगा, वन नोट मिल जाएगा, ओके, वन ड्राइव मिल जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ मिल जाते हैं आपको। ओके, तो MS Excel में आपको वही बताना है कि वन स्ट्रिंग को, टेक्स्ट को बहुत सारे स्ट्रिंग से, टेक्स्ट से जोड़ना है, तो किसका उपयोग कीजिएगा बताइए, प्रॉपर, स्लाइड शो, एग्जैक्ट, या फिर लिखा हुआ है कॉन्काटिनेट, बताइए तो किसका यूज करते हैं हम। A, B और C और D लिखना है ना। लाइव क्लासेस में जो है सिर्फ ABCD लिखना है। कोई भी अगर क्वेरी आता है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बाद में अपीयर नहीं होता है। ओके, तो देख लीजिएगा कॉन्काटिनेट का यूज हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया ना, किसका किसका सही हुआ, अपना मार्क्स देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी चला गया, कॉन्काटिनेट हो गया यहाँ से। ओके, तो समझ लीजिएगा इसको, देख लीजिए यही सारा है, बहुत सारा स्ट्रिंग वगैरह है यहाँ पे, देख सकते हैं वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ई है, ओके, और उसके बाद एफ है, उसके बाद जी है, फिर एच है, उसके बाद कनेक्ट करना हमको, तो कॉन्काटिनेट अगर यूज कीजिएगा तो यहाँ से देखिए ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, ये देखिए कॉन्काटिनेट यूज किया हुआ है। ओके, ओके, इस सेल का नाम एड्रेस है A2 है, तो ए यहाँ से हो गया, यहाँ पे 2 है, सेकंड लाइन में है, B2 है, B है, सेकंड लाइन में है। ओके, तो इसका यूज है। ओके, समझ गए, तो सब लिखा हुआ है, तो कॉन्काटिनेट करिए तो रिजल्ट आपका ए आ जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, तो इस तरह से इसका यूज करते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो गया, डी। MS Excel के बारे में बात की जा रही है। ओके, इसमें बहुत सारा डेटा वगैरह को, चार्ट वगैरह को बनाने का काम हम लोग करते हैं। ओके, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। बताइए डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप लोग क्या बोलते हैं, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको आप लोग क्या बोलते हैं बताइए। चार ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर पाम पायलट, बताइए। ABCD लिखना है, उसमें से कोई। टाइम ऑफ, इसको हम लोग जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। लैपटॉप को लैपटॉप इसलिए बोलते हैं, लैप मतलब गोद होता है, तो उसको गोद में रख के लिख सकते हैं, उसको लैपटॉप बोलते हैं ना। ओके, चलिए
बाकी मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ना, इसका थोड़ा सा यूज याद रख लीजिएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत मतलब लार्ज होता है, ह्यूज कंप्यूटर होता है। इसमें बहुत सारा बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। जैसे कि कहीं जनगणना करना है, ओके, बहुत सारा जनगणना करना है तो उसमें ऐसा यूज कर सकते हैं। बहुत कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका डेटा को कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है, तो इसको याद रख सकते हैं। बाकी टर्म डेस्कटॉप होता है तो पूछते हैं कि डेस्कटॉप आखिर है क्या। देखिए जब भी आप अपना कंप्यूटर खोलते हैं, लैपटॉप वगैरह खोलते होंगे तो जो फर्स्ट आप लोग देखता होगा स्क्रीन, उसी को डेस्कटॉप बोला जाता है। तो बोलते हैं कि डेस्कटॉप पे इतना सारा आइकन है ना, आइकन जो बना होता है एप्लीकेशन का जो आउटर इंटरफेस, उसको आइकन बोलते हैं। तो डेस्कटॉप पर जो दिखता है ना, जो फर्स्ट पेज दिखता है आपको, जो डेस्कटॉप का जो दिखता है स्क्रीन, उसी को डेस्कटॉप बोला जाता है। ओके, जो स्क्रीन मॉनिटर होता है ना। आंसर आपका ये हो गया ना, पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जरूरी है तो इसको बता दिया कि बहुत सारा डेटा वगैरह को प्रोसेस करने के लिए होता है, बिलियन ऑफ सिंपल कैलकुलेशन करना होता है ना, और ट्रांजेक्शन होता है रियल टाइम में। देख लीजिए यहाँ से बहुत सारा कंप्यूटर लगा हुआ है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल। ओके चलिए, आंसर मेन फ्रेम नहीं था, आंसर था आपका पर्सनल, लेकिन मेन फ्रेम के बारे में बता दिया। लैपटॉप वगैरह तो आप लोग जानते होंगे। बोला जा रहा है कि टू अप्लाई करेक्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट समझ में आता है, बता दूंगा। टू अप्लाई करेक्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड विच की कॉम्बिनेशन यूज। कभी भी की कॉम्बिनेशन यूज होता है तो कभी शॉर्टकट की के बारे में, या एक से ज्यादा की जो है से डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब यूज होता है तो इसको की कॉम्बिनेशन कहा जाता है ना। ओके चलिए, तो बताइए कि अप्लाई कर कौन सा की कॉम्बिनेशन करते हैं अगर हमको अलाइनमेंट करना है। क्या करना है? अलाइनमेंट करना है, सही अलाइनमेंट। करेक्ट अलाइनमेंट में देखिए, करेक्ट अलाइनमेंट का मतलब है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करेक्ट अलाइनमेंट का मतलब यहाँ पे राइट है। क्या है? राइट अलाइनमेंट करने के लिए ना। अभी समझ में आ जाएगा सारा चीज, टेंशन मत लीजिए। बताइए, Ctrl+L, Ctrl+M, Ctrl+E या फिर Ctrl+R? चलिए टाइम अप होता है, Ctrl+R यूज होगा ना। आपसे पता चल ही गया था, Ctrl+R है मतलब राइट अलाइनमेंट करना है तो Ctrl+R यूज होगा। देख लीजिएगा यहाँ से Ctrl+R यूज करते हैं हम लोग, Ctrl+R यूज करते हैं राइट अलाइनमेंट के लिए। अब अलाइनमेंट होता क्या है, जैसे कि आप लोग कोई चीज़ टाइप करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर टाइप करते हैं यहाँ से देख लीजिएगा ना, अगर कोई चीज टाइप करते हैं तो आपको माने कि आपको लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट करना है, यानी कि लेफ्ट साइड में देखिएगा यहाँ से इस लेफ्ट रो को पकड़ के चल रहा है, सॉरी लेफ्ट जो एंड है उसको पकड़ के चल रहा है, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, तो देख लीजिएगा इसका सिंबल ये होता है ना, लेफ्ट मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट। इसमें राइट अलाइनमेंट होता है, ठीक है, यानी कि राइट साइड से पकड़ के चल रहा है, राइट बॉर्डर को, जो बॉर्डर है राइट वॉल उसको पकड़ के चल रहा है टेक्स्ट। ओके, तो इधर से हम लोग करते हैं। ओके, तो इस तरह से इसको करना होगा, तो ऐसे कर सकते हैं राइट अलाइनमेंट। ओके, तो यही राइट अलाइनमेंट पूछा गया था, जिसके लिए शॉर्टकट की क्या था, Ctrl+R। ओके चलिए, लेफ्ट के लिए आपका Ctrl+L हो जाएगा, Ctrl+L हो जाएगा ना। चलिए Ctrl+ लेफ्ट अलाइनमेंट। उसके बाद जो है यहाँ से अगर अलाइनमेंट अलाइन सेंटर करना है, क्या करना है, सेंटर में अलाइन करना है, तो क्या Ctrl+A दबा दो? नहीं भाई, इसके लिए देखिए सेंटर मतलब एकदम बीच बीच में है। क्या है? एकदम बीच बीच में है सारा टेक्स्ट वगैरह, तो देख लीजिएगा, तो इसके लिए आप लोग Ctrl+E दबा दीजिएगा। क्या होगा? Ctrl+E दबा दीजिएगा। और उसके बाद आता है जस्टिफाई करना, यानी कि अपने आप ही जस्टिफाई करते रहेगा। क्या करेगा? जस्टिफाई कर लेगा कि टोटल वर्ड्स यहाँ पे गया, उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन में कब मूव करना है खुद उसको पता होगा, यानी कि भर भर के जब एक लाइन फिल हो जाएगा तब दूसरा लाइन में जाएगा, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। ओके, तो इसके लिए ऐसा सिंबल होता है यूज, समझ गया? तो सारा का सिंबल देख लिया, सारा एलिमेंट देख लिए, और आप लोग यहाँ पे शॉर्टकट की भी देख लिया, तो आपका आंसर यही था। सेंटर के लिए भी कभी पूछते हैं कि सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए आप लोग किस की कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, तो Ctrl+E का यूज करते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा। समझ में आ गया ना सारा चीज, देख लिया ना आपने? तो देख लीजिएगा Ctrl+ यहाँ पे आंसर R था ना। चलिए, ब्लूटूथ इज एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ जो है किसका एग्जाम्पल है बताइए? वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क? बताइए किसका है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, लोकल एरिया या फिर वर्चुअल में। टाइम शुरू होता है अब, टाइम अप। ABCD लिखने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, तो देखिए ब्लूटूथ जो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है ना, ब्लूटूथ जो है सिर्फ पर्सनल एरिया नेटवर्क में है। जब भी काम करता हूँ तो देखिए क्या करता हूँ कि जैसे कि मेरे पास समय नहीं होता है, ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी कोई काम करने जाता हूँ, ओके, तो उसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ। उसका जो भी हमको सुनना होता है, ओके, जो भी आपको सुनना होता है, मुझे सुनना होता है, तो उसको उसमें सुनते रहता हूँ। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क है मेरा। क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है, यानी कि नो वन आउटसाइड माई नेटवर्क कैन इंटरवीन। ओके, इसमें कोई इंटरवीन नहीं कर सकता है। तो यहाँ से समझ लीजिएगा, वही होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ब्लूटूथ के बारे में थोड़ा सा याद रख ले सकते हैं यहाँ से, ये देखिए ब्लूटूथ है। ओके, अब इसका जो लगभग रेंज है ना, आप लोग जितना सा डिवाइस देखते होंगे, लगभग रेंज आपको 20 मीटर दिखा जाता है। ओके, 20 मीटर इसका रेंज होता है। ये PD है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। ओके, डेस्कटॉप PC वगैरह, तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट वगैरह होता है। ओके, सारा चीज़ देख सकते हैं, प्रिंटर है यहाँ पे, मोबाइल फोन है। ओके, PDA है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो जो अभी पाम पायलट बताया था ना, वो PDA ही है। पाम पायलट अभी बताया था ना, पाम पायलट वहाँ पे बताया था या नहीं बताया था?
तो ये पाम पायलट में आता है ना, PDA पाम पायलट, इस तरह का मशीन होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। तो समझ लीजिएगा। बाकी प्रिंटर जो है से एक आउटपुट क्या है, एक आउटपुट डिवाइसेस है, समझ लीजिएगा इसको, ओके, क्योंकि प्रिंट वगैरह को आउट करता है। ओके चलिए, तो सारा चीज़ हो गया। यहाँ से रेंज देख लीजिएगा 10 मीटर है, ओके 10 मीटर, और मीटर को कन्वर्ट कीजिएगा फीट में तो लगभग देखिएगा कितना हो जाएगा, कर लीजिएगा 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.3 से 3.9 होता है लगभग, तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ओके, मतलब रफली मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 ही से, ओके, वो तो 1 फीट में इंच होता है उतना। ओके, तो रफली 3 से मल्टीप्लाई करिए, लगभग 30 फीट के आसपास आपको मिल जाएगा। ओके, 30 से 33 फीट बोलते हैं कि इसका रेंज होता है ब्लूटूथ का। ओके, तो इतना होता है, 10 मीटर इधर 10 मीटर इधर। ओके ओके, इधर रेंज हो गया, समझ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, FDDI इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या होता है जो अभी इसका फुल में पता चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। FDDI किसका उदाहरण है, बस बेस नेटवर्क, मेश नेटवर्क, स्टार नेटवर्क या फिर रिंग नेटवर्क। ओके, तो देखिए बहुत सारा डिवाइस टाइम शुरू होता है, अब थोड़ा FDDI बताइए किसका एग्जाम्पल है, A B C और D लिखना है, बताइए। देखिए जो आपको देखने को मिलेगा FDDI, वो आपका रिंग नेटवर्क एग्जांपल है। क्या है, एक रिंग नेटवर्क एग्जांपल। आइए समझते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस को हम लोग जब कनेक्ट करते हैं अगर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, तो देखिए यहाँ से ये देखिए रिंग नेटवर्क है, ए फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, यही इसका फुल फॉर्म होता है। हम देखिए यहाँ पर रिंग के फॉर्म में कनेक्ट है। क्या है, रिंग के फॉर्म में कनेक्ट है। अपना हाथ में रिंग है ना, देखिए रिंग देखिए अपना हाथ वाला देखिए ऐसा ही होगा ना, तो रिंग के फॉर्म में है, इसलिए इसको रिंग हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। ओके, तो रिंग के फॉर्म में है। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। ओके, तो यही है रिंग नेटवर्क है, बहुत सारा डिवाइसेस कनेक्ट होता है ऐसे फॉर्म में। ओके, डेटा वगैरह को ट्रांसफर करने के लिए, तो उसको जो है ऐसे हम लोग क्या करते हैं, उसको जो हम लोग बोलते हैं ऐसे क्या है, वो रिंग नेटवर्क एग्जाम्पल। यहाँ पे केबल ब्रेक है, यानी कि 2 डिवाइस को यहाँ से डाटा ट्रांसफर नहीं होगा ना, तो केबल ब्रेक होता है। बाकी एक स्टार टोपोलॉजी देख लीजिएगा, इसको ध्यान दे लीजिएगा। जब डेटा वगैरह मतलब बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह को इस फॉर्म में करते हैं, क्या होता है, इस फॉर्म में एक कंप्यूटर बड़ा कंप्यूटर है, उससे बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे ऐड होते हैं। ओके, तो वो स्टार नेटवर्क एग्जाम्पल में आ जाता है ना, स्टार नेटवर्क का एग्जाम्पल में आ जाता है, इसको भी याद रख सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट है। बस वगैरह भी होता है। ओके, आंसर क्या हो गया आपका, रिंग नेटवर्क ना, रिंग नेटवर्क है, स्टार नेटवर्क एग्जांपल बता दिया। FDDI का फुल फॉर्म आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, आंसर हो गया डी। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंटरनल मेमोरी। अब इनमें से बताना है कि कौन एक इंटरनल मेमोरी है, यानी इंटरनल मतलब अंदर में ही होता है। ओके, बाहर से उसको इनपुट मतलब हम लोग पुट नहीं करते हैं, कहने का मतलब ये है इंटरनल मेमोरी। ठीक है, मतलब इंटरनल होता है इंटरनल मेमोरी। ओके, और एक्सटर्नल मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सब क्वेश्चन बनता ही है। ओके, इनपुट आउटपुट तो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, एक क्वेश्चन डाल ही देते हैं। तो मैं आज भी क्वेश्चन डाला हूँ इनपुट आउटपुट पे। तो आंसर बताइए, रैम, पेन ड्राइव, CD या DVD। टाइम अप। रैम ना, रैम जो होता है ऐसे क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक तरह का वोलाटाइल मेमोरी, आपको पता है ना, एक तरह का वोलाटाइल मेमोरी है। ओके, तो यह रैम जो होता है अंदर का मेमोरी होता है ना, इसको बाहर से हम लोग नहीं लगाते हैं। क्या होता है, बाहर से हम लोग नहीं डालते हैं इसको, रैम को, तो इसको याद रख सकते हैं। रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो पता होगा इसको। बाकी पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, ये सब एक्सटर्नल डिवाइसेस है ना, एक्सटर्नल डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें डेटा वगैरह को आप लोग रख सकते हैं। पेन ड्राइव तो होगा ना आपके पास। ओके, पेन ड्राइव, CD, DVD वगैरह होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क फुल फॉर्म होता है दोनों का। ओके, चलिए हो गया रैम। और अभी पूछता है कि जब कंप्यूटर काम करते रहता है वर्तमान में, तो उसमें डेटा कहाँ स्टोर रहता है, तो उसमें रैम होता है ना, रैम उसका काम करते रहता है ना। और एक बार जब लाइट कट जाएगा, चाहे कंप्यूटर बैंड बंद हो जाता है, तो रैम का डेटा खत्म हो जाता है ना, क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज जावा। जावा के बारे में बताना है, किस तरह का लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज है। टाइम शुरू होता है अब। टाइम अप। आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज। जावा जो आप लोग देखे होंगे, जावा जो है ऐसे क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है। ओके, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है, इसको याद रख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज वगैरह सारा चीज़ होता है। ओके, आप लोग मशीन लैंग्वेज जो होता है, ओके, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज वगैरह देखे होंगे, तो बहुत सारे लैंग्वेज होता है, थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ अभी। जावा का इन्वेंट किए थे जेम्स गॉसलिंग ना, तो इसको याद रख सकते हैं। जावा के जो इन्वेंटर थे जेम्स गॉसलिंग थे। कुछ लिया हूँ, देखिए यहाँ से हाई लेवल कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी या देख लिया, सी है, पास्कल है, जावा है, पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है। कंपाइलर लगाए लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ओके,
देखिए यहाँ से दो चीज़ होता है, एक होता है कंपाइलर, क्या होता है कंपाइलर, ओके। एक पहले तो असेंबलर लूँगा, क्या लूँगा असेंबलर, ओके। उसका देता है कंपाइलर, क्या आता है कंपाइलर। एक आता है इंटरप्रेटर, ठीक है, एक आता है इंटरप्रेटर, ओके। तो देखिए तीनों का काम क्या होता है। असेंबलर जो होता है ना, असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों जो है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्या बोल रहा हूँ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, बहुत सारे लोग गलती इसका आंसर बता रहे थे, ओके। इसको मैं ना डाला था क्वेश्चन को इकोनॉमिक टाइप में, तो गलत आंसर सब बता रहे थे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होता है किसके लिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए। लो अंतर क्या है, कंपाइलर देखिए सारा जो इंस्ट्रक्शन होता है, जितना प्रोग्राम होता है, जितना भी एक बार प्रोग्राम होगा सारा प्रोग्राम को ले लेता है, ध्यान दीजिएगा, सारा इंस्ट्रक्शन को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, सारा इंस्ट्रक्शन को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को जो है से आपका मशीन लैंग्वेज में, सॉरी या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर जो होता है एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है। कंपाइलर जो है सारा डेटा को एक ही बार में, इंस्ट्रक्शन को एक ही बार में जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। दोनों में अंतर है। वैसे कंपाइल मतलब क्या होता है, कंपाइल मतलब इकट्ठा करना, यानी कि सारा डेटा को इकट्ठा करके एक ही बार में जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर एक बार में एक ही इनपुट लेता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कोई दिक्कत होगा तो बताइए, ओके। चलिए बाकी देख लीजिएगा, यहाँ से आप देख लीजिए, बाकी सारे जावा देख लीजिएगा। कुछ और जो लैंग्वेज वगैरह है, जैसे कि एक फोर्ट्रॉन भाषा है ना, FORTRN, ओके। फोर्ट्रॉन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। इसको ना डेवलप किया गया था JW बेकस है ना, JW बेकस इसके जो थे से इन्वेंटर थे, ओके, बनाए थे इसको फोर्ट्रॉन भाषा को। और फोर्ट्रॉन भाषा साइंटिफिक पर्पस के लिए होता है ना, साइंटिफिक पर्पस के लिए होता है। जावा वगैरह देखिएगा, जावा लैंग्वेज जो होता है बहुत सारा, जो आप लोग देखिएगा कि आजकल ना बहुत सारा एप्लीकेशन वगैरह आप लोग बनवाते हैं, ओके, तो उसके लिए फेमस है। बाकी पेज को डायनेमिक बनाने के लिए होता है, जो आप लोग मल्टीपीडिया वेब पेज होता है उसको पेज को डायनेमिक बनाने के लिए यूज किया जाता है जावा का, ओके। आई होप कि समझ में आ चुका होगा जावा कौन डेवलप किए थे, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज एक याद रख लीजिएगा साथ में, JW बेकस इसको डेवलप किए थे, ओके। फोर्ट्रॉन लैंग्वेज साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सारा चीज़ समझा दिया। कंपाइलर के बारे में तो प्रॉब्लम होगा तो फिर से बताइएगा। द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट इज कॉल्ड या इज नोन एज, टाइम शुरू होता है अब, रिफ्रेशिंग, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, अपलोडिंग, टाइम ऑफ, उसको बोलते हैं ब्राउजिंग। क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग बोलते हैं ना। एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं आप लोग तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राउज बोलते हैं। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि फेसबुक पे मतलब पेज है, यहाँ पे तो एप्लीकेशन हो जाएगा, फेसबुक का एक पेज है, वहाँ से वहाँ उड़ गए, वहाँ से वहाँ उड़ गए, ऐसे होता रहता है ना। तो एक जगह से वहाँ जगह, वहाँ से वहाँ, ओके। नेट की दुनिया ऐसा है ना कि आप लोग यहाँ से वहाँ घूमते रहिएगा, ओके। तो आप लोगों को मतलब सही से पता होना चाहिए कि हम लोग को मोबाइल फ़ोन का कैसे यूटिलाइज करना है, ओके। नहीं तो घूमते रह जाइएगा, ऐसी दुनिया है ना नेटवर्क का, तो घूमते रह जाइएगा। अभी शॉर्ट देखे पता चला कि कहीं और चले गए, ओके। तो इसका आंसर हो गया ब्राउजिंग ना, ब्राउजिंग। बाकी डाउनलोडिंग प्रोसेस क्या होता है, डाउनलोडिंग प्रोसेस पता है ना, जब इंटरनेट से आप लोग कोई डेटा को अपना मोबाइल में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे डाउनलोडिंग बोला जाता है, ओके। और अपलोडिंग तो यहाँ से अपना मोबाइल फ़ोन से या कोई कंप्यूटर से नेट पर आप लोग कोई इंटरनेट पर जैसे डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं, तो वहाँ पे उसको अपलोडिंग बोला जाता है, ओके। अपलोड करते हैं। रिफ्रेशिंग एक रिफ्रेश करने का पेज होता है ना। और रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, हम लोग F5 का यूज़ करते हैं ना। क्या करते हैं, रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज किया जाता है, ओके। चलिए मतलब जब आप लोग कहाँ पे F5 का यूज करेंगे, जिस वेबसाइट वगैरह पे हैं, ओके, तो उस पेज को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश मतलब समझते हैं ना, वेब को पुनः लोडिंग करना। कोई अगर दिक्कत आ गया, एरर आ गया तो उसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, ओके। तो उसके लिए F5 का यूज कर सकते हैं आप लोग। Which of the following can read data and convert them to a form that a computer can use? देखिए मैं जब क्वेश्चन को डाल रहा था सोचा को मैं ना डालूं, लेकिन हो सकता है कि आप लोग गलत कर दें, ओके, इसीलिए मैं डाल दिया। थोड़ा सा बताइएगा कि वह कौन सा, मतलब निम्न में से कौन सा डेटा, कौन डेटा को रीड कर सकता है, डेटा को रीड कर सकता है और उन्हें अर्थपूर्ण सूचना बदलता है ताकि कंप्यूटर उसको प्रयोग कर सके। तो कौन करता है यह, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या फिर CPU? बताइए बताइए। टाइम ऑफ। आंसर इसका इनपुट डिवाइस हो गया। क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, वह इनपुट डिवाइस ही है जब कोई डेटा कंप्यूटर में आप इनपुट करते हैं। क्या करते हैं, कोई डेटा इनपुट करते हैं, ओके, तो वह इनपुट डिवाइस ही ऐसा होता है जो आपको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का हेल्प प्रोवाइड कराता है, ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे
कंप्यूटर में डेटा आप लोग किसका यूज करते हैं, या तो डेटा यूज भेजते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड का यूज करके, ओके, जिसपे 104 कीज होता है, तो ओके समझ गए। तो यहाँ से देख लीजिएगा, तो यहाँ से जो कीबोर्ड है एक तरह का इनपुट डिवाइस, क्योंकि डेटा को इंटर करने के लिए यूज कर रहे हैं आप लोग, तो यहाँ से ध्यान लीजिएगा, वही जो डेटा को रीड कर सकता है और अर्थपूर्ण सूचनाएं बदल देता है, यही कीबोर्ड जो है से बाद में सूचना जो कंप्यूटर को देता है, तो कंप्यूटर उसको ऐसा कीबोर्ड उसको कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। और कंप्यूटर को बताया था कि सिर्फ 0 और 1 बाइनरी डिजिट को अंडरस्टैंड करता है, जिसको आप लोग शॉर्ट में बिट बोलते हैं। क्लियर, बाकी समझ गया ना, तो यही सारा है। ओके चलिए, इनपुट डिवाइस होगा। ओके, यहाँ सारा कुछ इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का मैं यहाँ पे एक सेट ले दिया हूँ। ओके, तो देख लीजिएगा इसको, इनपुट डिवाइस में बहुत सारा है, वेबकैम वगैरह हो गया आपका, ओके, कीबोर्ड वगैरह देख ली सकते हैं, यहाँ पे जॉयस्टिक वगैरह जिसको गेम प्ले में यूज करते हैं आप लोग, स्कैनर वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा बारकोड रीडर है, ओके, ऑप्टिकल पेन है, सारा इनपुट डिवाइसेस में आता है। ओके, कुछ दोनों आता है, इनपुट आउटपुट दोनों है, पेन ड्राइव है, ओके, उसके बाद मोडेम है, ओके, उसके बाद CD DVD है, उसके बाद टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन बहुत पूछता है ना, टच स्क्रीन हो गया, कैमरा हो गया, हेडसेट हो गया। ओके, तो इनपुट आउटपुट दोनों का यूज करता है। ओके, जो मोबाइल का हेडसेट होता है उसमें आप लोग सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ओके, टच स्क्रीन याद रखिएगा, मोबाइल का जो टच स्क्रीन कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, क्योंकि आप लोग देखिए टच करते हैं तो काम भी करता है, और जब काम कर देता है तो उसके बाद डाटा शो भी करता है, तो शो काम करने का जो शो करता है, वो जो दिखाता है उसको मॉनिटर बोलते हैं। तो तरह का मोबाइल स्क्रीन मॉनिटर भी है आपका, और एक इनपुट डिवाइस भी है। ओके चलिए, तो टच स्क्रीन हो गया, बाकी सारे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़, स्पीकर्स वगैरह है आउटपुट डिवाइसेस में, स्पीकर आउटपुट है। ओके, जबकि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन आईसी इज, आईसी का जो है से सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? इजी रिप्लेसमेंट व्हेन सर्किट इज फेल्ड, लो पावर कंजप्शन, लो कॉस्ट या एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी, यानी कि सर्किट फेल होने पर आसानी से बदला जा सकता है इसको, कम ऊर्जा की खपत होती है, सस्ता होता है, या फिर बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होता है। क्या होना चाहिए आंसर? टाइम शुरू होता है अब, टाइम अप। आंसर इसका डी होगा, बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होता है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होता है। बहुत सारे जनरेशन कंप्यूटर में पढ़ा चुका हूँ, आईसी वगैरह का यूज किए थे, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह यूज करते हैं। ओके, तो आप थोड़ा सा बताइए कि आईसी हम लोग किस जनरेशन में यूज किए थे, आईसी जो है से किस जनरेशन में यूज किए थे, बताइए। आईसी हम लोग किस जनरेशन में यूज किए थे, बता दीजिएगा। बहुत बार चर्चा हो चुका है ना आईसी माइक्रो प्रोसेसर, बता दूँ क्या? बताइए बताइए, बताइएगा ना कि मैं बता दूँ? चलिए बताइए। फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल इज मेड अप ऑफ, नहीं मानिएगा, लीजिए तब। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सारा बताता हूँ, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन और फिर फोर्थ जनरेशन। ओके, और फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किए थे, याद है ना, फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते हैं। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था ना, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में आईसी यूज हुआ था। ओके, और फोर्थ जनरेशन वगैरह में आप लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं ना, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, जिसको लोग देखिएगा VLSI बोला जाता है ना, VLSI बोला जाता है। और अब जो फिफ्थ जनरेशन में है ULSI यूज होता है। क्या होता है? ULSI। अब VLSI ULSI क्या है इसका बताइएगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज। अल्ट्रा मतलब होता है ना लार्ज का भी दादाजी। ओके, तो यानी कि बहुत ज़्यादा। अब हम लोग को कंप्यूटर में जो होता है एक काम नहीं करना होता है, बहुत सारा फंक्शन को उसमें परफॉर्म कराना होता है, तो हम लोग अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ओके, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, एडवांस लेवल का माइक्रो प्रोसेसर, समझ गए? चलिए, तो यही आईसी होता है ना थर्ड जनरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आता है, फार्मूला इन एमएस एक्सेल इज मेड अप ऑफ। जो बोला जा रहा है कि एमएस एक्सेल में फार्मूला किससे बना होता है बताइए? अरिथमेटिक ऑपरेटर से, ओके, फंक्शन से, सिंबल से, या बोथ अरिथमेटिक ऑपरेटर और सिंबल। अरिथमेटिक का ना वर्ड देख लीजिएगा ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा, फंसा सकता है ना पेपर 1 में। देखिए, जो चीज़ मान लेते हैं कि बीच में आता है उसको बता देना उचित समझता हूँ मैं। ओके, क्योंकि पता है कि जब बुखार लगेगा तभी ना दवा लेंगे। ओके, अब बाद में लेने से क्या फ़ायदा है? तो जो चीज़ जहाँ आएगा मैं वहीं बताऊंगा, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। ओके, और मैं पढ़ता भी ऐसे ही हूँ। एमएस एक्सेल में अब देखिए लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, लाइफ क्या मतलब पढ़ते हैं कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको मतलब तुरंत उसको है सॉर्ट आउट करके ही आगे बढ़ी ना, तो पता है जिस चीज़ से पीछे भागेगा ना वो डंडा लेके पीछे दौड़ाएगा। ओके, मारने के लिए, याद रखिएगा इसको। टाइम शुरू होता है अब, बताइए क्या होता है इसका? आंसर होगा डी ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर और सिंबल दोनों होता है यूज। समझा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ से, देख लीजिएगा जो फंक्शन होता है यहाँ पे, द फंक्शन ऑफ, जो आप लोग देख सकते हैं कि एमएस एक्सेल में अगर हम देखिएगा। ओके, तो जो आप लोगों को यहाँ देख लीजिए क्या पे लिया था, फॉर्मूला के बारे में बात हो रहा था। क्या हो रहा था? फॉर्मूला। तो उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर और सिंबल दोनों होता है। जैसे समझिए यहाँ से अरिथमेटिक ऑपरेटर होकर देख लीजिएगा यहाँ से। ओके, और उसमें इक्वल टू साइन यूज होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो है से क्या होता है,
हम लोग जो है से फॉर्मूला में इक्वल टू का साइन जरूर यूज करते हैं, फॉर्मूला में इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, पूछेगा तो याद रखिएगा। इस देख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल में है से यहाँ पे B1 B2 और B3 जो है, ठीक है, क्या है, B1 से B1 को B2 को और B3 को ऐड कर दिया, ओके। उसके बाद एक फार्मूला बना दिया, तो सेल B1 से लेकर सेल B3 तक इसको ऐड किया है और इक्वल टू का साइन दे दिया है, ओके। तो समझ सकते हैं, तो इसमें क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस माइनस का साइन वगैरह भी दिख रहा है, तो इसको मैं क्या हो गया, अरिथमेटिक हो गया और सिंबल भी हो गया, ओके। तो समझ गए, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर और सिंबल दोनों हो गया, सिंबल हो गया, अरिथमेटिक भी हो गया। तो समझ लीजिएगा हमें सेक्शन फार्मूला किससे बना होता है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर दोनों से और सिंबल दोनों से बना होता है। बाकी फार्मूला जो होता है इसमें इक्वल टू का साइन होता है इसको ऑपरेट करने के लिए, ओके। तो देख लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द बेसिक फंक्शन ऑफ ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ना। द बेसिक ऑफ एन, क्या लिखा है, द बेसिक ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, विच allows an user to perform basic system setting, allows installing or uninstalling software और हार्डवेयर इज नोन एज। कहने का मतलब है ना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोग बताना है कि ओके कि घटक है, बेसिक यहाँ पे फीचर लिखना चाहिए था, छूट गया है ना। एक बेसिक फीचर, तभी से गड़बड़ा रहा था पढ़ने में। एक बेसिक फीचर होना चाहिए, ओके, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें आप लोग को वह जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो फीचर आपको अलाउ करता है ताकि आप क्या कर सकें, एक जो सिस्टम सेटिंग को कर सकें, ठीक है, इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वह कौन प्रोवाइड कराता है, टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल, टास्क बार या फिर नेविगेशन पैनल। देख लीजिए, चलिए टाइम अप। इसके लिए आप लोग कंट्रोल पैनल होता है ना, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल पैनल होता है। तो कंट्रोल पैनल सब आपको प्रोवाइड करता है कंप्यूटर में जाकर, ओके। कंट्रोल पैनल एक बार सर्च कीजिएगा, डेस्कटॉप में जाइएगा वहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट साइड में विंडोज का ऑप्शन होगा, ओके, ऐसा 4 सिंबल वाला, उस वहाँ पे तो सर्च बार होगा, तो सर्च बार में जाकर सर्च कीजिए कंट्रोल पैनल, आपको खुल के आ जाएगा। कुछ तरह इस तरह से देखने को मिलेगा, देखिए कंट्रोल पैनल, ओके। यहाँ देखिए सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, ओके, यूजर अकाउंट्स है वहाँ पे, नेटवर्क इंटरनेट है, ओके, प्रोग्राम्स है जिसमें अनइंस्टॉल लिखा है ना, अनइंस्टॉलर प्रोग्राम वगैरह, ईज ऑफ एक्सेस है, ओके, क्लोक एंड रीजन, मतलब सारा चीज, बहुत सारा चीज कंट्रोल पैनल आपको प्रोवाइड कराता है। जितना सारा भी मैं चर्चा की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को सेटिंग के बारे में, ओके, इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है, तो ये कंट्रोल पैनल होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, बताइए एटीएम का फुल फॉर्म बहुत आप लोग एटीएम का फुल फॉर्म याद किए हैं, बताइए। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मेथड, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, एसिंक्रोनस टेलीग्राम मोड, या फिर एसिमेट्रिक ट्रांसफर मोड, क्या होने चाहिए, टाइम से बताइए आप, टाइम अप। इसका होगा एटीएम का, कंप्यूटर में है ना, कंप्यूटर में एसिंक्रोनस ट्रांसफर मेथड का फुल फॉर्म होता है ना, कंप्यूटर में एसिंक्रोनस ट्रांसफर मेथड का होता है एटीएम, क्या होता है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मेथड, ओके। चलिए ये फुल फॉर्म होता है। बाकी वाला जो एटीएम है जो आप लोग यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एनी टाइम मनी, नहीं, इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड ना, ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक नहीं होता है, और एग्जाम में ऑटोमेटेड टिक भी रहेगा, सही बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ओके। चलिए, और जीएसटी का होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब जगह गलती होगा तो ध्यान दीजिएगा, यही सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, क्वेश्चन 17, द डेटा रेट ऑफ एन आईएसडीएन बेसिक एक्सेस बीएनएल। देखिए एक डेटा रेट होता है आईएसबीएन का ना, आईएसबीएन का चर्चा करूंगा। डेटा रेट होता है आईएसबीएन बेसिक एक्सेस बी पैनल का, तो उसका आपको रेट बताना है, बताइए, किसी को है पता, आईएसडीएन बेसिक एक्सेस होता है बी चैनल, उसका डाटा रेट कितना, डाटा रेट कितना होता है, डेटा ट्रांसफर करने वाला का, ओके। तो क्या होता है उसका रेट, 16 kbps, 32 kbps, ओके, 64 kbps या फिर 128 kbps। यहाँ पे डायग्राम डाला हूँ या नहीं डाला हूँ, चलिए आप लोग आंसर दे गया, 16 kbps इसका आंसर होगा ना। जो डेटा रेट होता है आईएसडीएन बेसिक चैनल का उसका होता है 64 kbps, यहाँ पे डाला हुआ भी है शायद, देखो लिखा हुआ है आपका कि आईएसडीएन यूजेज, ओके, आईएसडीएन यूजेज बी चैनल्स फॉर बेसिक ट्रैफिक एंड, ध्यान दीजिए, बेसिक ट्रैफिक के लिए आप लोग बी चैनल यूज करते हैं, डी चैनल फॉर रिटर्निंग सिग्नल, ईच बी चैनल, ध्यान दीजिएगा, ईच बी चैनल प्रोवाइड्स डेटा रेट ऑफ 64 kbps एंड ईच डी चैनल इज ऑफ 16 kbps। तो अगर डी चैनल पूछेगा तो 16 लगा लीजिएगा ना, और बी चैनल पूछेगा तो 64 लगा लीजिएगा, ओके। बी चैनल पूछेगा तो चैनल मतलब 64 kbps हो जाएगा, किलो बाइट पर सेकेंड इसका फुल होता है ना, किलो बाइट पर सेकेंड। इंटीग्रेटेड
सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यही फुल फॉर्म होता है ना, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। समझ गए? तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 64 kbps पर काम करता है ISDN बेसिक एक्सेस का बी चैनल। डी चैनल कितना पर काम करेगा? बी चैनल काम करता है आपका 16 kbps पर। नेक्स्ट होता है नल मॉडेम। नल मॉडेम क्या होता है बताइए जरा। नल मॉडेम आर टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नल मॉडेम्स किसके एक प्रकार है? मल्टीप्लेक्सर का, प्रोटोकॉल कन्वर्टर का, मॉडेम या फिर मॉडेम एलिमिनेटर का। टाइम शुरू होता है अब। टाइम अप। इसका देखिए आंसर डी होगा ना, मॉडेम एलिमिनेटर का यूज होता है। अब नल मॉडेम्स होता क्या है? हमको नल मॉडेम का मतलब ना एक तरह से दो कंप्यूटर है, ध्यान दीजिएगा, दो कंप्यूटर है तो दो कंप्यूटर को ऐड करना है। तो जैसे कि अगर इन लोग बहुत दूर होगा तो वहाँ पे तो काम करना पड़ेगा, मॉडेम चाहिए, नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा फिर ना। अगर बोला जाता है कि दो अगर डिवाइस है बहुत दूर तो उसको तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए मॉडेम चाहिए, उसमें हम लोग इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडेम वगैरह से ब्लूटूथ वगैरह हो जाएगा। ओके, ये सबसे कनेक्ट नहीं होगा, इंटरनेट वगैरह से कनेक्ट तो नहीं होगा, बहुत दूर है, तो उसके लिए हमको इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा। तो मॉडेम जो है से वही आपको जो है से मॉडेम एक ऐसा मतलब हार्डवेयर डिवाइस है। मॉडेम याद रखिएगा एक हार्डवेयर डिवाइसेस है, तो एक ऐसा डिवाइस है जो आपको जो है से आपका कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है। वो इंटरनेट से अगर कोई अदर डिवाइस कनेक्ट है तो आप लोग एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपको हार्ड मॉडेम प्रोवाइड कराता है। हमको जस्ट नल मॉडेम, नल मतलब क्या होता है? नल मतलब उसको खत्म करना। तो वह जो है से मॉडेम एलिमिनेटर का काम करता है ना। नल मॉडेम जो है से मॉडेम एलिमिनेटर काम करता है। अब इसको समझ लीजिएगा, ये जो केबल आपको दिख रहा होगा, ओके, इसी को नल मॉडेम बोलते हैं, मॉडेम एलिमिनेटर बोलते हैं। तो दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, अब इतना बड़ा तार है तो क्या यहाँ से रांची कनेक्ट हो जाएगा? नहीं ना होगा, यहाँ से रांची कनेक्ट थोड़ी होगा। तो यहाँ से जो है से आपका कहाँ कनेक्ट होगा? एक पास में कंप्यूटर रखा होगा वहीं पर कनेक्ट होगा, यानी कि पास में जो कंप्यूटर है तो वहाँ से जो है से कनेक्ट करने के लिए हम लोग नल मॉडेम्स का यूज करते हैं। और इसको जब इस तार है उसको हम लोग मॉडेम एलिमिनेटर के नाम से जानते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, याद रखिएगा। मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइसेस है। ओके, चलिए, आपका कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। Which of the following is correct about the geostationary satellite used for communication। अब देखिए क्वेश्चन साइंस में भी आया होगा, और साइंस में आपका इंटरनेट कनेक्शन वगैरह जो है, इंटरनेट की बहुत संचालन की विधियाँ आपका जो देखिएगा JSSC का CGL का सिलेबस में मेंशन है, तो वहाँ से इसको ले लिया हम। तो संचार में उपयोग होने वाले भू स्थिर उपग्रह जिसको अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, पता होगा ना, चर्चा करूंगा अभी। तो बताइए कि क्या सही है? इट इज पोजीशन एबव द इक्वेटर, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, स्टेशनरी होता है अर्थ के अपेक्षा, या फिर अर्थ के साथ रोटेट करता है, या ऑल ऑफ द एबव। बताइए। टाइम अप। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द, यानी कि इनमें से सभी सही है। ध्यान दीजिएगा, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट सतुल में समझ लीजिएगा, यही है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियो का मतलब होता है अर्थ ना, और स्टेशनरी मतलब उसके अपेक्षा स्टेशनरी यानी रुका हुआ। तो यही है, देखिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। ओके, जो कि क्या होता है? इक्वेटर, आपको पता होगा जो इक्वेटर ऐसे होता है, ठीक है, इक्वेटर ऐसा होता है भूमध्य रेखा, यानी कि जिसको आप लोग इक्वेटर बोलते हैं, लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ना, ये बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को आप लोग इक्वेटर बोलते हैं। तो इसकी अपेक्षा जो है हमेशा ही क्या रहता है? यहाँ से स्थिर रहता है, क्योंकि और जैसे मोशन करेगा, ध्यान दीजिएगा, और जैसे मोशन करेगा ये भी मोशन करेगा, तो इसका ठीक ऊपर होता है। देख लीजिएगा, अब इसका ठीक ऊपर है, पहला स्टेट में सही हो गया। इसके साथ मूव करता है, क्या होगा? इसके साथ भी मूव करता है, तो याद रखिएगा। ओके, और अर्थ की अपेक्षा स्थिर रहता है, यानी कि पार्टिकुलर लोकेशन पर हमको स्टडी करना है तो उसके लिए जो स्टेशनरी लगाते हैं, ओके, तो वहाँ से स्टेशनरी रहता है। ओके, तो यहाँ से स्टेशनरी रह के डेटा वगैरह को भेजता है, बहुत सारा जिसके लिए करते हैं इसको मित्र प्रकाश के लिए, क्या क्या मौसम वगैरह चेंज हो रहा है तो बहुत सारा के लिए होता है, तो वहाँ से डेटा वगैरह आपको प्रोवाइड कराता है। तो वही होता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस इसको लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ओके, तो समझ गया ना, तो सारा सही हो गया ना। पृथ्वी के साथ गति करते रहता है या घूमते रहेगा, वो भी जैसे पृथ्वी से मूव कर रहा है ना, तो और ये भी ऐसे इसके साथ मूव करते रहेगा। द नंबर ऑफ लेयर्स इन द OSI रेफरेंस मॉडल। OSI का फुल होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ना। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में मॉडल में परतों की संख्या कितना होता है? कितना लेयर होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में? 6, 7, 8 या 9? बताइए। टाइम अप। इसका सही आंसर 7 होगा ना। जो नंबर ऑफ लेयर्स होता है इन OSI रेफरेंस मॉडल में, तो उसमें आपका 7 होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आइए थोड़ा सा बता देता हूँ। 7 लेयर क्या क्या होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। 7 लेयर जो होता है, ये सारा देख लिया आप लोग। यहाँ से फिजिकल लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, सेशन लेयर हो गया। ओके, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर होता है, जिसमें 3 लेयर यहाँ से मिलकर सॉफ्टवेयर लेयर बनाता है। ओके, फिर हार्डवेयर लेयर होता है यहाँ से, और उसके बाद जो है से आपका हार्ट ऑफ OSI होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ बोलते हैं ना OSI, ठीक है, बताया था ना। ओपन सोर्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का वो हार्ट है। ओके, कौन?
ए वाला ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके, तो समझ लीजिएगा इसको हार्ट ऑफ ओएसआई बोलते हैं, ओके, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। 7 लेयर होता है और लेयर के फिजिकल लेयर होता है ना, वो 0-1 पे काम करता है ना, बिट पे, ठीक है, बाइनरी डिजिट इसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट एडिटर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आप लोग देखे होंगे तो उसमें टेक्स्ट एडिटर कौन है, टेक्स्ट एडिटर समझते हैं ना, बताऊंगा। ऑप्शन है नोटपैड, स्मार्ट आर्ट, MS PPT या फिर MS एक्सेल। आंसर आपका ए होगा, नोटपैड। नोटपैड जैसे ही आप लोग MS विंडो 10 डलवाइएगा ना तो उसमें नोटपैड आप लोग पहले से मिल जाएगा, नोटपैड मिल जाएगा, विंडो 10 मिल जाएगा, ओके। इसमें देखिएगा टेक्स्ट एडिटर है ना, क्या है टेक्स्ट एडिटर, मतलब अपने वहाँ पे लिख सकते हैं, उसको कुछ काम कर सकते हैं, ओके, नोट वगैरह बना सकते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर होता है नोटबुक, इसका सिंबल ऐसा होगा। कंप्यूटर में जाकर देखिएगा, लैपटॉप खोलिए थोड़ा सा और देखिएगा, मतलब वीडियो के बाद खोलिएगा, बहुत लोगों को पता है, जस्ट जोकिंग, ओके। तो ये नोटपैड का आपका साइन है, ओके। बाकी MS एक्सेल और जो आपका देखने को मिले MS PPT, मतलब जिसको पावर पॉइंट में सॉल्व करने बोलते हैं आप लोग, ओके, हिसाब से देखने को मिलेगा MS ऑफिस का ही सब है ना, MS ऑफिस इंस्टॉल कीजिएगा तो मिलेगा। एक तरह के लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों है, क्योंकि कोई पार्टिकुलर पर्पस के लिए इसको बनाया गया है, ओके। चलिए बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को 1975 में इसको फाउंड किया गया था, फिर उसके बाद विंडोज को लॉन्च किया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल 1976 था ना, नहीं 1985 या 6 था ना, डेटा छोड़ दीजिए, अभी तो 85 या 86 में कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन याद नहीं बताऊंगा। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को फाउंड किया गया था, ओके। और बाकी विंडो 10 जैसे 2015 में लॉन्च हुआ था, विंडो 10 2015 में लॉन्च हुआ था। अभी ना विंडो 11 भी आ चुका है, बताइए कब लॉन्च हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बताइएगा, चर्चा कर दूंगा, ओके। आप लोग टेंशन मत लीजिए, कंप्यूटर में जिसको पढ़ा रहा हूँ उसके लिए टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू सेंड मोर देन 1 कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। अब हमको ध्यान दीजिए कि एक ही लाइन है, उसमें एक से ज़्यादा कॉल को भेजना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग को कोई नंबर वगैरह दिया जाता है तो बहुत सारे एक बार में कॉल लग जाते हैं, सिंगल लाइन होता है तो उसमें बहुत सारे कॉल लग जाते हैं एक ही बार में, लेकिन उठाता नहीं है, क्योंकि वहाँ उठाया भी जाता है, ओके। तो सिंगल लाइन से सिंगल नंबर से बहुत सारे कॉल लग जाते हैं, हाँ सब कोई बिजी रहेगा तब लोग उठाएगा नहीं, ओके। तो याद रखिएगा, तो सिंगल लाइन से बहुत सारे कॉल्स वगैरह को भेजने के लिए आप लोग किसका यूज कर सकते हैं, डिजिटाइजिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन या फिर डिजिटल ट्रांसमिशन। बताइए, टाइम शुरू होता है अब, टाइम अप। इसका आंसर होगा मल्टीप्लेक्सिंग। इसका तो इमेज ही हट गया, मतलब इमेज डालने की कोशिश किया था, यहाँ से देखिए उड़ गया है ना, PDF में प्रोवाइड करा दूंगा ना, थोड़ा सा यहाँ से इमेज में डाला, मतलब हो सकता है इसको लिया नहीं होगा, बहुत सारे इमेज को ना इमेज पावर पॉइंट लेता नहीं, ओके, इसको मुझे दूसरे मोड से डालना पड़ता है, तो यहाँ पे नहीं लिया, ओके। तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका मल्टीप्लेक्सिंग हो गया। तो मल्टीप्लेक्सिंग में होता क्या है कि सिंगल लाइन से क्या होता है, सिंगल लाइन से, ओके, सिंगल लाइन से बहुत सारा, सिंगल लाइन तो सिंगल है, ओके, और सिंगल लाइन में बहुत सारा आप लोग कॉल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत सारा कॉल वगैरह मतलब कर सकते हैं इसमें, ओके, बहुत सारा कॉल कर सकते हैं। तो सिंगल लाइन से, ठीक है, सिंगल लाइन से बहुत सारा कॉल वगैरह को अगर ट्रांसफर करना है, ओके, तो क्या इसका यूज करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज यूज्ड इन FM। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है FM रेडियो, आप लोग नाम सुने होंगे, ओके। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है रेडियो का वो कितना होता है, बताइए थोड़ा सा, ऑप्शन देख लिए, 3 किलोहर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज है, 30 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 किलोहर्ट्ज है, या फिर 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज। टाइम अप। लाइव चैट में सिर्फ ABCD लिखना है। 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक आप लोग यूज कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर, ओके, 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर आप लोग कितना यूज कर सकते हैं, 300 तक यूज कर सकते हैं, ओके। आप लोग थोड़ा सा मोबाइल के FM खोलिएगा जरा, ठीक है, मोबाइल के FM में देखिएगा ना, लगभग कहीं कहीं देखा हूँ 87.5 से लेकर 87.5 मतलब 5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है ना, देख ले होंगे, देखें आप लोग, ओके। क्या होता है 87.5 या लगभग 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 रेंज होता है FM जो आपका मोबाइल फोन में चलता है या रेडियो मतलब चलता है, समझे, देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ना, यहाँ से अगर थोड़ा सा रेडियो की बात कर दिया हूँ फ्रीक्वेंसी का, ओके, तो थोड़ा सा TV का याद रख लीजिएगा। TV का ना आपका होता है 300 से लेकर 3000 ना मेगाहर्ट्ज तक होता है इसका, ठीक है। तो इसका रेंज होता है TV का, बहुत ज़्यादा हाई होता है इसका, TV का फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे रेडियो का था ना, अब बाकी फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकेंड, ओके। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नेटवर्किंग ऑफ वैन जनरली इन्वॉल्व्स, यानी कि वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क समझ में आता है ना, वाइड एरिया नेटवर्क अगर कोई सिटी वगैरह में आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, ओके, और नेटवर्क वगैरह, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, सिटी वगैरह 2 से ज़्यादा स्टेट वगैरह में भी वैन यूज होता है। तो बताइए कि क्या 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 काम होता है उसमें, सैटेलाइट, टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव या फिर ऑल ऑफ द अबव। टाइम अप। इसका आंसर होगा डी ना, माइक्रोवेव यूज होता है, टेलीफोन लाइन भी यूज करते हैं और सैटेलाइट का यूज तो होता ही। ओके, कौन देगा इंटरनेट, तो सारा चीज़ का यूज होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क में। तो बहुत सारा बताया था, लैन बताया था, ओके, वैन बताया था, मैन बताया था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। ठीक है, ये 1 से ज़्यादा स्टेट वगैरह में होगा ना, कंट्री वगैरह में होता है। ओके, वैन। ओके ना, मेट्रो एक सिटी वगैरह में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा ना, तो याद रख लीजिएगा। वैन बहुत सारा मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है ना, सैटेलाइट वगैरह भी इन्वॉल्व होता है, एक सिटी वगैरह मतलब शहर वगैरह दूसरा शहर कंट्री वगैरह कनेक्ट होता है, इससे नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ द एबव। ओके, यानी कि मैन में सैटेलाइट, टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव सारा काम करता है इसमें। डायग्राम तो लिया नहीं। Which of the following network devices restrict and unauthorized access to an जो है से इंटरनल नेटवर्क प्रमोट सेट। कहने का मतलब है ना कि आप लोग जब अपना नेटवर्क को सिक्योर करते हैं तो क्या लगवाते हैं बताइए, जो इंटरनल नेटवर्क को बाहरी अनाधिकृत एक्सेस से रोकता है, लैन, मैन, फायरवॉल या फिर क्रॉस कंपाइलर। टाइम अप। आंसर है फायरवॉल। क्या होता है फायरवॉल, पता है ना, वीपीएन के थ्रू जो है, वीपीएन के थ्रू इसको क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इंटरनेट से आप लोग क्या किए, इंटरनेट से जो है से आप लोग पहले से कनेक्शन लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे फायरवॉल होता है। फायरवॉल क्या करता है, बहुत सारा जितना गंदगी होता है उसको डस्टबिन में फेंक देता है। ओके, और सिक्योर नेटवर्क आपको प्रोवाइड कराता है, सिक्योर नेटवर्क आप लोग आपके लिए प्रोवाइड कराता है। यहाँ से मॉडेम हो गया, मॉडेम से आपको चारों तरफ से कनेक्ट करता है। ये मॉडेम के बारे में चर्चा कर रहा था कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ओके, तो देखिए यही है, तो यही फायरवॉल है। तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी लेयर के जैसा काम करता है। घर में दीवार किसके लिए होता है, घर में दीवार होता है ताकि आप गर्मी से, सर्दी से, ये सबसे बचा सके। ओके, वर्षा से, समझ गए ना, तो यही पर होता है यही, तो वीपीएन है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से आंसर आपका फायरवॉल हो गया। तो ये सारा कुछ कंप्यूटर वगैरह के बारे में था, आज चर्चा कर लिया हमने। ओके, यहाँ तक आते हैं तो जय हिंद लिख दीजिएगा, बाकी चैनल से जुड़ जाइएगा। ओके, अब वीडियो को शेयर कर दीजिए, तो ठीक है। और बाकी आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए ना कि मैं जो झारखंड का वीडियो है कितना बजे रात को अपलोड करूँ, 8:30 या फिर 9:30, 8:30 बजे करूँ, 8 बजे के आसपास करूँ या फिर 7 बजे करूँ, आप लोग बताइए क्या कितना बजे करूँ। 10 बजे तो टेस्ट आता है ना आप लोग का, 10 बजे टेस्ट आता है, ज्वाइन कीजिएगा। तो 10 बजे तो टेस्ट आता है, तो टेस्ट होगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पहले कहें व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।